1 से। सर थोड़ा सा इसको फिर से कर दीजिएगा, ये जो 2-3 पॉइंट रिकॉर्डिंग छूट गया। 1 सेकंड मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको पोस्ट फिर से। यस Yes. So basically, morality is about individual righteousness, while ethics is more to do with societal perspective. और यहाँ जो पहला लाइन आपने मेंशन है, अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन सोसाइटी एंड सोसाइटी बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, यानी आपको पूरी सोसाइटी जिसमें आप रहते हो उसको अपनी फैमिली का ही पार्ट समझना है, अपने फैमिली का ही एक्सटेंशन समझना है। ठीक है, तो जब आप फैमिली का एक्सटेंशन समझोगे उसको, तो ऑब्वियसली आप उनके लिए अच्छा सोचोगे, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सके उसकी बात करोगे, उसमें से बुराइयों को दूर कैसे कर सके उसकी बात करोगे। और उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्म दिखने में जो कि बहुत छोटा है वो मेंशन किया गया है। एक सिंह, जैसे जितनी एथिक्स मैंने पढ़ी है मुझे समझ में आया कि आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज, दिस वैल्यू, दिस इंटीग्रिटी इज द कल्मिनेशन ऑफ एवरी एथिक्स एंड वैल्यू, मोरल जो भी कोड है, जो कंडक्ट्स हैं। इसको सबसे सिंपल लाइन में समझो, इंटीग्रिटी इज अबाउट डूइंग गुड व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। मतलब आपको कोई देख नहीं रहा है फिर भी अच्छा कर रहे हो। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, इसका मतलब कि यू आर अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। अब एग्जांपल समझो, लोग, आप कोविड में देखो, लोग खाना बांट रहे थे, तो खाना बांटने में फोकस उनका कम था, रिकॉर्डिंग करना, फोटोग्राफी करना, ये ज्यादा उनका वो था। अरे परंतु वाह, तो देश के भविष्य के। अरे भाई चोन ने हमरा बाद में ध्यान फुरले तम करे नहीं ए तो अति की हमारी तेरे क्लास में हम भुला गए गल लिखा ला नहीं कर गया बेटा। रोड भी नोट 9 ट्रिपल भी ये कभी ना लिखा नहीं देखा फोटो। ठीक है, अभी नहीं भला नहीं करते। तो इंटीग्रिटी इज अबाउट डूइंग गुड व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। आपको कोई देख भी नहीं रहा है, आपके ऊपर कोई कानून भी नहीं है, मतलब आप इस स्टेज में आ जाते हो कि आपको कोई नियम बने या ना बने, आप हमेशा अच्छा ही करोगे। जैसे अभी आप किसी को क्यों नहीं मारते पीटते हो, क्यों नहीं किसी का मर्डर करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सरकार का एक कानून है, उसका एक पेनल कोड है 302 सेक्शन 302, उसमें मैं जेल मेरे को हो जाएगी। यानी आप अगर अच्छा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको गवर्न कर रहा है कि आपको अच्छा करना है। लेकिन आप इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन कि आपको किसी फैक्टर की जरूरत ही ना पड़े, आप इतने अच्छे हो जाओ कि आपको कोई कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े, आप खुद, कोई नहीं भी देख रहा है, जैसे आप रास्ते पर अकेले जा रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन रास्ते पे एक पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको आप साइड कर रहे हो, दिस इज वेरी स्मॉल थिंग। ऐसे ही ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच है, डूइंग गुड। इतना याद रख लो, डूइंग गुड व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। जिस समय आपको कोई देख भी नहीं रहा हो उस समय भी अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, इट मीन्स यू आर अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। फिर बात आती है वर्क एथिक्स की। वर्क एथिक्स मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको कितनी ईमानदारी से कर रहे हो, उसको हम वर्क एथिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है करेज। करेज मतलब बहादुरी। अब देखो, करेज को लेके बहुत, जैसे ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, करेज, ऑनेस्टी एटसेट्रा, तो ये सब हर चीज का एक्सट्रीम है। ठीक है, दिस इज करेज। इसका अपोजिट क्या होगा? कवार्डिनेस, यानी बहादुर और अगर आप यहां नहीं हो मतलब आप यहां हो। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप जा रहे हो अकेले, जितेंद्र कुमार अकेले जा रहे हैं, 10 लोग जितेंद्र कुमार ने कहा नहीं, एथिक्स वाले क्लास में सर ने बताया है कि मुझे करेजियस रहना है, तो मारपीट कर लिए, जितेंद्र खूब पीटे गए, पैसा भी दे दिया अपना। तो जितेंद्र क्या थे, करेजियस थे या
मतलब जितेंद्र को सही माना जाए, खराब माना जाए, क्या समझदार माना जाए, क्या आपकी नजर में क्या होंगे? मेरी नजर में तो ये समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि 10 लोग हैं तो आपको वहां पे बहादुरी नहीं दिखाना है। वहां आपका यस भला कैसे हो सकता है कि पर्स से पैसे दो, वहां से निकल लो। यस सर। यानी कि आपको यहां नहीं रहना है, आपको इधर कहीं रहना है, ठीक है? जहां दिखे वहां बहादुरी दिखानी है। लेकिन सपोज आप यही करो कि आप अकेले हो और कोई सामने एक लड़के, 2 लड़के किसी लड़के से बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो आपकी करेजनेस होगी कि आप उनको रोको, मना करो, ठीक है? तो इसको लेके एक सोशल थिंकर है अरिस्टोटल, कॉमन नेम उनका अरस्तु है, आपने पढ़ा होगा। अरस्तु क्या कहते हैं? वर्चुअस एथिक्स की बात करते हैं, वर्चुअस एथिक्स, ठीक है? वर्चुअस एथिक्स में क्या कहते हैं कि डूइंग गुड एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस, ठीक है? यानी कि कुछ भी पागलपन पंथी वाला काम ना करो, अच्छा करो, सही समय पर सही जगह में सही अमाउंट में करो। तो अगर आपको यहाँ पे करेज और कॉर्डनेस के बीच में चूज करना है तो आप यहाँ रहो, वर्चुअस रहो। कहते हैं ना कि सामने वाला आदमी बहुत वर्चुअस है, बहुत समझदार है, वो जानता है कि इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो ये एक और थिंकर आ गया अरिस्टोटल का। जैसे अगर आपसे एक आपको केस स्टडी दे दिया जाए, आपसे कोई पूछे कि आप रास्ते में जा रहे हो बाइक से और सामने ट्रक से 10 लोग आ रहे हैं और आपने उन्होंने ऐसा कुछ कहा और आप उनसे लड़ाई करने लगे, तो क्या ये सही है? तो आप कहोगे नहीं, इसमें समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि मैं थोड़ा किनारे हो जाऊं, 100 नंबर पे डायल करूं, पुलिस को बोलूं कि ये लोग ड्रंक एंड ड्राइव ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, फिर पुलिस आके इनको पकड़े और ये जेल में जाए। दिस इज बीइंग वर्चुअस। समझ रहे हो आप? तो कुछ भी चीज अंधाधुंध नहीं करना है। जब मैं कह रहा हूं कि वर्क एथिक्स, आपको ये नहीं होना है कि इतना मन से काम करना है कि 24 घंटे में 22 घंटे काम करेंगे 4 दिन तक, फिर 5वें दिन 10,000 का इलाज कराएंगे। तो दिस इज नॉट अबाउट, मतलब आप वर्चुअस नहीं हो, वो चीज एथिक्स में भी नहीं आएगी। एथिक्स के लिए जरूरी है कि वो चीज वर्चुअस होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट में क्या कह रहा हूँ? यस यस। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये नाम बता रहा है। प्रोफेशनल आइडियाज, मतलब अपने आप जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कैसे है। और देखो यहाँ पे ये टर्म आ गया वर्च्यू, जो मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है? फिर एथिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से। फिर है एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स अलग अलग होता है। जीव हत्या पाप है, आप ये एग्री करते हो कि नहीं? जीव हत्या पाप है, इससे आप एग्री करते हो? करते हो? तो जितने भी कीट पतवार को मारने वाली कंपनी, दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो जो बना रहे हैं उससे तो कीट पतंग मरे जाएंगे ना सारे। तो दिस इज एथिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो उन सब ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स अलग अलग होगा। जैसे हम मयंक सर टीचर हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स अलग है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स क्या है? हर बच्चे को समान समझना, अगर वो अच्छा करता है तो उसको सपोर्ट करना, खराब करता है तो उसको बताना कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, सही लिख रहा है तो मार्क्स देना, खराब लिख रहा है तो मार्क्स काटना। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स हुआ। पुलिस वालों के एथिक्स अलग है, पनिशमेंट देना, अरेस्ट करना, ठीक है? तो ये एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी यहाँ पे कि कैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स अलग अलग होता है। सर एक सवाल था। हाँ, मेरे को भी कंफ्यूजन है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स? जैसे डॉक्टर का प्रोफेशनल एथिक्स है, डॉक्टर का अपना प्रोफेशन, हम टीचर, हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है अलग अलग, पुलिस का अलग है, नेता का अलग है, प्रधानमंत्री का अलग है। तो कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स सेम बात होगा यहाँ पर शायद, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे समझिए, दिस इज एथिक्स, ठीक है? दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा अच्छा, गुड। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा एथिकल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, कोई भी आप जैसे एग्जांपल कोड ऑफ कंडक्ट लीजिए, वो कहता है कि आप इमेजिन करिए
कि हम सेक्रेसी की ओथ लेते हैं, हम लेते हैं, मतलब ये जो भी ऑफिशियल से वो लेते हैं, हाँ, ये हाँ, उनका कोड है, मतलब इस चीज उनको फॉलो करना है। लेकिन अब सपोज करिए कि उनको कहा गया कि आप हर चीज की गोपनीयता रखोगे, ये एटम बम है सपोज करिए, उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, आप उसी समय बताओगे जब प्रॉब्लम होगी। और उन्होंने उस समय बताया भी जब प्रॉब्लम है। एटम बम से अटैक हुआ, 2 बिलियन लोग मारे गए, तो क्या ये 2 बिलियन लोगों का मारे जाना एथिकल होगा? नहीं, लेकिन वो तो लेकिन उनके जो कोड ऑफ एक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका तो पार्ट है। लेकिन तो सर बेसिकली क्या, हाँ, लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शायद हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर का भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारा एथिक्स के ही अंदर है, कोई एथिक्स से बाहर देखिए सारा हो वो जरूरी नहीं है। जैसे ठीक है, आप अगर मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है, कानून से तो अलग नहीं होगा ना, कानून के अंदर ही होगा वो। हाँ हाँ हाँ, जैसे मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं, मैं कहता हूँ एक हार्ट अवेलेबल है, 2 पेशेंट अवेलेबल है, किसको चूज करेगा? अगर 2 पेशेंट है, एक कोई 10 साल का मेल है, 10 साल का फीमेल है, या 12 साल का फीमेल है, 10 साल का मेल है और 12 साल का फीमेल है, हार्ट एक पूरा फैमिली डिपेंडेंट है के ऊपर, और एक मतलब ये दूसरे के लिए भी वैसी सिचुएशन है, जो पहले केसेस में वो दे, दोनों एक साथ अवेलेबल हैं। आप एथिक्स में केसेस की लिमिटेशंस नहीं होती, वहां पे लास्ट में आपको ऐसे कंडीशन ला दी जाएगी कि दोनों लायक हैं और आपको दोनों में से एक को चूज करना है। मान लिया दोनों, एक सेकेंड, दो आया, हाँ, जिसने पहले एडमिशन लिया है, जो पहले वार्ड में भर्ती हुआ है, तो हार्ट अवेलेबल दोनों होगा साथ तो में पहले आते हैं, उसको जाएगा। दोनों अगर साथ में आते हैं तो साथ में, एक साथ, एक ही सेकंड अच्छा, हाँ, मतलब एक हाइपोथेटिकल, देखिए एथिक्स में ना आप मैक्सिमम चीज आप रियलाइज करोगे कि हम एक हाइपोथेटिकल वर्ड में बात करें। हाँ, तो ये फिर आ जाएगा इंडिविजुअल उस पर, अब वो किसको चूज करेगा, अब वो किसको चूज करेगा। और दूसरा, जैसे ठीक है आपने मेडिकल का वो अलग देखा केस, आर्मी जो पर्सनल्स हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आप एग्जांपल समझिए, वार में उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोई ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट रहता नहीं है, मतलब एक वार क्राइम्स ना हो, वार क्राइम्स ना, और बट ये कि सामने वाला आपका दुश्मन है, आपको उसको मारना है। हाँ, ठीक है, जो वियना समझौता सही भी का तो वार क्राइम्स का जो डिफिनेशन है उसमें हाँ, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक नॉर्मल चीज में कि आप युद्ध हो रहा है उसको मारना है, ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं हमको मारना है, वो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं हमको मारना है। बीच में मर कौन रहा है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। किसी भी आदमी का जान लेना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एथिकल नहीं हो सकता। इस बात से आप एग्री करते हैं? एथिकल नहीं हो सकता, लेकिन अपने लोगों की जान बचाना, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री है, वो डिफरेंट संविधान है, तो इस संविधान के अंतर्गत आप एकदम सही कह रहे हैं कि हम अपने लोगों की जान बचाने के लिए, जैसे जब हम बात एथिक्स, हर कंट्री का एथिक्स, देखिए जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो 2 चीजें होता है कि एथिक्स की वैल्यूज होती है, जनरली वो यूनिवर्सल होती है। हाँ, यूनिवर्सल है जी, करेक्ट। और साथ ही साथ एथिक्स की जो वैल्यू होती है वो कल्चरल स्पेसिफिक भी होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कम कपड़े पहनना, आप इन जो हमारी सोसाइटी का नॉर्म्स देखो, आप बिहार और यूपी का नॉर्म्स देखो कि अगर कोई लड़की कम कपड़े पहनी है, इट मींस दैट गर्ल इज नॉट एथिकल। बट इफ यू गो टू ट्राइबल सोसाइटीज, वहां आप देखते हो कि कम से कम कपड़े जितनी जरूरत होता है पहनना है। यानी इनकी जो एथिकल वैल्यूज हैं और इनकी जो एथिकल वैल्यूज हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप देखो कि एथिक्स आर कल्चरल स्पेसिफिक टू, यूनिवर्सल तो साथ में है। अब जो भी यूनिवर्सल एथिक्स की बात करते हैं उसमें थिंकर है कांत। ठीक है, तो कांत की थियरी है कैटेगोरिकल इंपरेटिव, कांतियन कैटेगोरिकल इंपरेटिव। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आप इन चीजों से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसमें है ट्रस्ट या ट्रुथ। दूसरा पॉइंट है उसमें राइट टू लाइफ। हाँ, जैसे सत्य, अहिंसा, ये सब आ गया ना, पाप पुण्य। उसमें इनका मेन वो है राइट टू लाइफ। ठीक है, इसमें राइट टू लाइफ को बहुत ऊपर रखते हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए आप ये चीज वायलेट नहीं कर सकते।
लेकिन आप यही चीज किसी आर्मी पर्सनल को वार के टाइम समझाओगे कि राइट टू लाइफ पहली प्रायोरिटी होती है, आप सामने वाले को नहीं मार सकते, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा और बोलेगा मुझे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं। यानी कि मैक्स अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स ये पूरी तरह ओवरलैप कर जाए, तो उसको उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कभी भी ये पूरा ओवरलैप नहीं होता, कहीं ना कहीं ये बाहर आता है। दोनों एक जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एथिक्स, बट वहां पे एक डोमेन की बात करते हैं। कंडक्ट जो बेसिकली होता है, तो उस समय माना जाता है कि आपको पावर दिया गया, यू हैव राइट टू वर्क एंड राइट टू डू समथिंग, और आपका कार्यशैली कैसी है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बात करोगे। लेकिन अब देखो कांत ने कहा कि सर एक क्वेश्चन, एक वन मोर क्वेश्चन। राइट कोड ऑफ कंडक्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट इक्वल टू प्रोफेशनल एथिक्स? कोड ऑफ कंडक्ट इज इक्वल टू प्रोफेशनल एथिक्स, या इट मे बी ओके, इट्स वेरी क्लोज टू प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक, मेरा कंफ्यूजन क्लियर। बट फिर क्या है ना कि प्रोफेशनल एथिक्स में आप जब जाओगे तो पब्लिक एथिक्स आएगा और प्राइवेट एथिक्स आएगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये सोचना होता है कैसे हम इस जिसके अंडर में काम करें उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो आजकल जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर की बात होती है, जैसे मैं आपकी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जैसे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, सीएसआर पढ़ाए थे हम। हाँ, जैसे आप इंडिविजुअल की मैं बात करूं कि आप किसी एक मेडिकल कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका काम होना चाहिए कि कैसे हम उस कंपनी के सेल को बढ़ाएं, कैसे उसके प्रॉफिट को बढ़ाएं। सीएसआईआर में आपका रोल नहीं होता, वो जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो गवर्निंग काउंसिल होती है, वो पार्ट लेती है और गवर्नमेंट कहती है कि सम 2% ऑफ योर प्रॉफिट विल गोज टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज बिकॉज यू आर अर्निंग फ्रॉम द कॉमन पब्लिक, तो उनके लिए भी आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। तो जैसे आपको समझा रहा था कि कोई भी चीज यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होता। कांत बहुत बड़े थिंकर थे, इमैनुअल कांत। उन्होंने जब कांतियन एक्सेप्शनलिज्म की बात की या कैटेगोरिकल इंपरेटिव की बात की, तो सबसे ऊपर एक चीज को रखा, ट्रूथ। तो कहते कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। सेम चीज गांधी कहते हैं। लव जी, सेम चीज या लाइटर नोट, ये कांत आपके लैंडलॉर्ड तो नहीं है ना? नहीं ये आई थिंक ये फ्रेंच थे इमैनुअल कांत। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज कंट्री, बट ऑल टाइम जो सबसे बड़े थिंकर्स में, हाँ ये मतलब बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं कंटेम्पोररी, या मतलब जो भी हमारा फिलोसफी होती है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कांत, अरिस्टो, ये लोग बेस बनाते हैं उस चीज का। तो कांत ने कहा कि ट्रूथ, इससे कंप्रोमाइज तुम नहीं कर सकते। गांधी भी कहते हैं कि आप ट्रूथ से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मिल गया सर, जर्मन फिलोसोफर मिल गया। यस, जर्मन फिलोसफर। आप बताइए, इन्होंने कहा कि ट्रथ से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको अपनी जान भी गंवानी पड़े सच बोलने के लिए, तो आपको पीछे नहीं हटना है। आप इनसे एग्री करते हैं? नहीं सर, नहीं पकड़ सच हमेशा बोलना। कांत ने कहा कि ट्रूथ इज फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सच ही बोलना है। इन लॉन्ग टर्म हमेशा फायदा होता है सच बोलने वालों का, इन लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म जो है झूठ बोलने वाले, शॉर्ट टर्म का फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान होता है। और झूठ बोलने से आप खुद की आदत खराब होती है, सक्सेस से आदमी दूर जाता है। जब कांत ने ये बात कही तो उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एक कंट्री है, वहां पे दो रिलीजन के बीच में राइट्स हो गया, दिस इज रिलीजन ए एंड दिस इज रिलीजन बी। ये कांत ने, उसने बोला कि आपका घर है, रिलीजन ए की एक फीमेल को बी वाले मारने के लिए दौड़े, ये आपके घर में आके छुप गए। फिर यहाँ पे इन लोगों ने आके आपसे पूछा कि सर क्या उस रिलीजन की औरत आपके घर में है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि कांत ने कहा है कि सच बोलना ही बोलना है। नहीं, सच बोलने से यहाँ जान जा रही है। यहाँ पर हम एथिक मोरल स्टैंडर्ड पर चलेंगे, ठीक है, और सच नहीं बोलेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पहली बात तो ये कि एथिक्स में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। आज जो सही है किसी पर्सपेक्टिव में वही चीज गलत हो जाएगी। हाँ, इन्हीं सब सिचुएशंस को दूर करने के लिए कांत ने अपने कैटेगोरिकल इंपरेटिव में रिफॉर्म किया और कहा कांतियन एक्सेप्शनलिज्म,
कि ये चीजें एक्सेप्शनल है, और उसमें उन्होंने कही कि जब कभी भी बात राइट टू लाइफ की आएगी, किसी की जिंदगी बचाने की बात आएगी, तो जितने भी एथिकल नॉर्म्स, एथिकल कोड हैं, वो सब के सब साइड में रख दिए जाएंगे। अब सोचिए, एक तरफ कांत इस एक्सट्रीम पे है और दूसरी तरफ एक सैनिक युद्ध लड़ रहा है, और ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। पूछो तारक, पहले तुम। यस सर, जैसा कि सर कह रहे हैं कि कोई इंसान झूठ बोल करके सक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं वो हम जानते हैं झूठ बोल रहे, प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करते समय वो ऐसा कहते हैं आप गोरे हो जाएंगे, हो जाएंगे, वो करके सक्सेस कर रहा है अपना जो भी है सर। तो सक्सेस का डेफिनेशन तारक पहले आपको सोचना पड़ेगा कि सक्सेस किसको कहते हैं। आप पैसा कमाने को सक्सेस कहते हैं या लोगों को बेवकूफ बना करके पैसा कमाने को आप सक्सेस कहते हैं? ये मोरल पर अगर आपका मोरल अलाउ करता है कि ठगी करके पैसा कमा ले और वो सक्सेस है, तो फिर वो मोरल लेवल पर गलत होगा क्या सर? मैं सही कह रहा हूं? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा उसको मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे एक अपने टीचर से मैंने पूछा था कि सर व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत हंसे कि क्या क्वेश्चन है ये। फिर वो रुक के बोले, पैसा कमा के हैप्पी नहीं हो सकता जी। हाँ, वो बोले कि देखो जिंदगी भर मेरे लिए खुश रहने का मतलब बदलता रहा। जब मैं छोटा था तो मुझे अपने चॉइस के खिलौने मिल जाते थे तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ करता था। फिर जब मैं एकेडमिक लाइफ में गया पढ़ने के लिए तो वहाँ मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाया करते थे, तो उससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात कुछ थी ही नहीं। फिर मुझे था कि मुझे लाइफ में बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, और जब मुझे जॉब मिली तब मैं बहुत खुश हुआ। फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ से मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हों अच्छे। वो हैप्पीनेस मेरे लिए तब था। फिर था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को संभालूं, पूरी फैमिली मेरे लोग खुश रहें, ये मेरे लिए हैप्पीनेस था। और जब मैं अपनी ज़िंदगी के लास्ट स्टेज में इस समय हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब तो हैप्पीनेस था ही नहीं। हैप्पीनेस ये है कि कैसे मैं सोसाइटी का भला करूं, कैसे वर्ल्ड हार्मोनी में रहे, कैसे सब लोग वर्चुअस रहे, कैसे सब लोग हैप्पी रहे। तो फॉर हिम दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और जो आप कंपनीज की बात कर रहे हो वो लोग अभी यहाँ हैं, अभी उनका टारगेट क्या है? अधिक से अधिक पैसे अर्न करो। जैसा कि मयंक सर ने कहा कि सक्सेस का डेफिनेशन ही अलग है। अगर तुम्हारे लिए ज्यादा पैसे कमाना सक्सेस का डेफिनेशन है, देन यस दोस्त कंपनी लाइक फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, और वो डीओ लगा लिया, सारी लड़कियां भागी आई, वो सब बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन जब आप देखो जो एंड में जो यहाँ आदमी आता है तो समझ में आता है कि नहीं, दैट ऑल थिंग्स वर फ्रॉड। आपकी वजह से कितने लोग खुश हुए, कितने लोगों का आपने भला कर पाया, कितने लोगों को आपने एक नई लैब दी, कितने लोगों आप जैसे कितने लोगों का बेटरमेंट हुआ, वहां पे हम सक्सेस को जज करते हैं। Am I right, Mayank सर? सर Am I right? सही बोला मैंने? हाँ सर, हाँ सर। मेरा एक सवाल था लेकिन मैं भूल गया सवाल। तारक ने बीच में पूछा लेकिन मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे याद आएगा, मैं उसी पर सोच रहा हूँ। मुझे याद आएगा तो आपसे पूछूंगा, मुझे कंफ्यूजन है एक जगह जी। एनी टाइम। लास्ट टॉपिक है इसमें, ड्यूटीज एंड राइट। तारक के लिए एक और मतलब एक्सप्लेनेशन है। जैसे अगर सच झूठ बोल करके पैसा कमाए हैं तो झूठ का पोल एक ना एक दिन अवश्य खुलता है, चाहे वो 40 साल बाद खुले, 20 साल बाद खुले, खुलेगा पोल। ठीक है, उस समय अब सबसे बड़ा आपके पास कंटेम्परेरी एग्जांपल है राज कुंद्रा साहब का। हाँ हाँ, अभी इससे ज्यादा आपको बड़ा एग्जांपल मिल ही नहीं सकता। शिल्पा शेट्टी मुंह छुपाते फिर रही है। एग्जैक्टली। अब आप उन्हें बताओ कि उनके पास इतने पैसे हैं और आप हो, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स किस पे ज्यादा प्राउड फील करेंगे? सोसाइटी को किस पे ज्यादा प्राउड फील होगा, आप पे या राज कुंद्रा पे? तो दैट्स द डिफरेंस कि इकोनॉमी इज नॉट एवरीथिंग। यस, फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट एवरीथिंग। ठीक है। एंड लास्ट पेज में देखो ड्यूटीज एंड राइट। पैसा उसके आगे आओ तो लास्ट में थू थू होगी अगर झूठ बोल के पैसा कमाए तो। एग्जैक्टली ठीक। ड्यूटीज एंड राइट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर।
ये नॉर्मल ड्यूटीज और राइट की बात नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ड्यूटीज की बात नहीं हो रही है, ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज की बात हो रही है। और हमेशा क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इंडस्ट्रियल एक्ट है, लेबर एक्ट है, वो डिसाइड करते हैं कि आपका क्या राइट दिया गया और आपकी क्या क्या ड्यूटीज है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस 1 का एक ओवरव्यू था, सॉरी यूनिट 1 का। यूनिट 2 में आप देखो तो इन सारे थिंकर्स को वेदांतिक फिलोसफी हमें जाननी है। फिर फाइनेंस को लेके कैसे एथिक्स होना है, जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर पैसे कमा लिया, तो पैसे कमा के भी कैसे एथिकल रहना है। आपके सामने अजीम प्रेमजी साहब का एग्जांपल है, आपके पास टाटा का एग्जांपल है। वहां आप देखो कि इतने पैसे उन्होंने कमाए हैं और सारे पैसे ईमानदारी से। और बांग्लादेश का नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूसुफ हाँ यूनुस खान, बैंकर जो था, इकोनॉमिस्ट। हाँ हाँ, जो उन्होंने ग्रामीण बैंक जो लाया, मतलब ग्रामीण बैंक कंसेप्ट लाया। तो अजीम प्रेमजी आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो फाइनेंस को डेवलप कर रहे हैं एथिकल रहते हुए। तो वहां पे हम उनके एग्जांपल्स देख के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस और इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करना है, कि अगर आपके ज्यादा बिजनेस सक्सेस से इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है तो वो क्या सही है कि नहीं। फिर हम प्रोफेशनल राइट की बात करेंगे, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या की खोज है, तो उस पर आपका भी हक है। अगर जैसे मैंने कोई दवा की खोज की, तो कोई प्राइवेट कंपनी उसको दवा बना के बेच रही है, तो चूंकि उसने मेरे इंटेलेक्ट को यूज किया है तो उसका थोड़ा फायदा मुझे भी मिलना चाहिए, कुछ पैसे उसके मुझे भी मिलने चाहिए। लेकिन देखो जैसे अभी कोविड का टाइम था, कोविड ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हमें साइड में रखना पड़ा कि ठीक है हम आपके राइट का, आपके इंटेलेक्ट का रिस्पॉन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सिचुएशन इज ग्रेव। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ की बात आ गई, कांतियन एक्सेप्शनलिज्म की बात आ गई। तो कुछ टाइम तक अपने आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को साइड में रखिए और हमें ज्यादा ज्यादा लोगों की जान बचाने दीजिए। कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को मैन सर ने बताया है, लेकिन फिर मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि कारपोरेट सेक्टर जैसे रिलायंस एक कंपनी है, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, पैसे उनके पास आ कहाँ रहे हैं, हम उनकी चीजों को खरीद रहे हैं और वो अरबपति मिलियनेयर बिलियनेयर हो गए हैं। तो आप इसमें कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है, बेसिकली इसका नाम कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कारपोरेट सेक्टर का भी सोसाइटी को लेके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। सोशल ऑडिट एंड एथिकल इन्वेस्टिंग। सोशल ऑडिट मतलब पब्लिक ऑडिट करें, अगर आपके गांव में शौचालय या स्कूल बना है तो वो चीजें सही से हुई हैं कि नहीं, वो सही से चल रहा है कि नहीं, इसकी ऑडिटिंग जो है वहां के लोकल जो सोसाइटी रह रही है वहां पे वो करे। और एथिकल इन्वेस्टिंग, जो आप पैसे खर्च कर रहे हो वो सही रूप से कर रहे हो या नहीं। कंप्यूटर एंड एथिक्स। अब कंप्यूटर एंड एथिक्स का देखो सबसे बड़ा एग्जांपल अभी 2 दिन पहले न्यूज में था कि गवर्नमेंट इज स्पाइंग ऑन द लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल एज जुडिशरी एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा जुडिशरी एंड ऑल। तो कंप्यूटर और एथिक्स, एथिक्स कहता है कि राइट टू प्राइवेसी, मैं अपने फोन में क्या बात कर रहा हूँ ये सिर्फ जानने का मुझे है और फिर इससे बात कर रहा हूँ, और ये सब कंप्यूटर और फोन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, बिकॉज वो हैकिंग वो है, तो उससे हैक किया जा रहा है कम्युनिकेशंस को। तो वहां पे हम समझने की कोशिश करें कैसे आईसीटी एंड कंप्यूटर और ये सब चीजें जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, उनको ब्रीच कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करें। लेकिन सर वो पेगासस वालों का कहना ये भी है कि लाखों करोड़ों लोग शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, टेररिज्म पर चेक लगा हुआ है, इस वजह से पेगासस का इसमें कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली, बट नहीं पेगासस होता तो 10-12 बम और फूट चुके होते अभी तक। देखिए एकदम सही है, मैं बात पेगासस सॉफ्टवेयर की नहीं कर रहा हूँ, वो एकदम सही है, ऐसे लोगों पे वो करें, यूज करें, क्योंकि वहां पे आप यूटिलिटेरियनिज्म को कोट कर सकते हो कि भाई की जान जो टेररिज्म, जो टेररिस्ट किसी की जान ले रहे हैं, हम उनके फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने एकदम सही कहा। लेकिन उसका यूज अगर राहुल गांधी पे, जुडिशरी पे, नेताओं पे, एक जो मीडिया वाले हैं उनके ऊपर किया जाए, देन यू कांट कॉल इट एथिकल। दिस इज लाइक फॉर पावर यू आर डूइंग दैट थिंग। आपका ना तो मीन अच्छा है ना तो इंड अच्छा है, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। बाकी पेगासस सॉफ्टवेयर या जो भी स्पाईवेयर्स हैं, अगर उनको जैसे ना कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज टू एजेस स्वॉर्ड, टेक्नोलॉजी जो है वो दो धारी तलवार है।
अच्छे काम के लिए यूज करोगे तो बहुत फायदा होगा, बुरी चीज के लिए करोगे तो बहुत नुकसान होगा। इंडिया ने जो अभी अभिनंदन को वापस लाया और जो स्ट्राइक किया था बालाकोट, वो सब पेगासस सॉफ्टवेयर इमरान खान का लगा हुआ था मोबाइल में। वो लोग की बात को ये सुन रहे थे और पता था इनको कि ये अटैक नहीं करने वाले, करो यार स्ट्राइक। और वो लोग कह रहे थे जल्दी से लौटाओ अभिनंदन को लौटाओ। ये सब बातचीत इन लोगों ने सुन ली, सब पता था इन लोगों को। अब हम लोगों को पता चला जी। वो आप सही कह रहे हो, बट वही है कि फिर कौन जो आपका ऑडियंस है किस पे ये चीजें यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए इमरान खान का फोन को हैक करना ये एथिकल होगा या अनएथिकल होगा, आप बताइए आप। किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का फोन ही हैक कर लिया। दिस इज अनएथिकल। तो बताइए, लेकिन उसके वजह से इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया। लिसन बीइंग राइट और लॉ और एथिक्स में डिफरेंस होता है। लॉ गलत भी हो सकता है, एथिक्स हमेशा सही होगा। कल को एक लॉ बने, एग्जांपल एथिक्स सर एक सेकंड, जैसे एथिक्स को किसी एक सोसाइटी के लिए वो डिफरेंट, जैसे मान लिया सर्कमसिजन इज एथिकल फॉर ए मुस्लिम कम्युनिटी बट नॉट एथिकल फॉर हिंदू कम्युनिटी। तो एथिक्स भी जो है सर जो कल्चर से संबंधित है, जैसा मेरा समझ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सोक्रेटिस थे, सुकरात आप सब जानते होंगे। उनका एक स्टूडेंट था क्रीटो। वो जाके सोक्रेटिस से बोला कि एक स्टोरी बहुत पुरानी ग्रीक में फेमस है, जाइगस एंड रिंग। तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स जिसने मूवी देखी है वो जानता है कि एक रिंग्स होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो वो जाइगस के पास रिंग होती है और उस रिंग के पास बहुत पावर होता है, जिसको वो रिंग में है वो जो चाहे वो कर ले। तो क्रीटो ने जाके कहा सोक्रेटिस से कि कितना अच्छा होता मुझे जाइगस की रिंग मिल जाती। तो सोक्रेटिस हंसा और बोला बहुत अच्छा होगा तुम्हें अगर जाइगस की रिंग मिल जाए, लेकिन इमेजिन करो कि फिर सबको जाइगस की रिंग मिल जाए। तुम चाहोगे वो आदमी मर जाए, वो आदमी चाहेगा वो आदमी जिंदा हो जाए। तुम चाहोगे कि वो आदमी पैदा ही ना हो, वो चाहे वो आदमी पैदा हो। तो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण होगा जो स्टेट ऑफ नेचर में होगी। स्टेट ऑफ नेचर मतलब कि जो पावरफुल है उसको खा रहा है, जिसको कहते हैं मत्स्य न्याय। तो वो सोसाइटी फिर चल ही नहीं पाएगी। वही हाल है कि अगर मोदी जी के पास पेगासस आ गया, इमरान खान का कर लिया, इमरान खान ने मोदी जी का कर लिया, किसी ने वमा कर लिया, टेररिस्टों ने सबका कर लिया, तो एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि फिर कोई नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई एम गेटिंग योर पॉइंट सर। यस आई एम गेटिंग। वो उनके पास पैसा ही नहीं है, वो खरीदेंगे। इसका मतलब कि जिसके पास पैसा होगा वही रूल करेगा। पेगासस का फीस पता है ना सर? मैं आपका फोन अगर हैक करना चाहूँ तो 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा पेगासस को। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर मतलब वो हो जाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो राज करेगा, वो मत्स्य न्याय होगा। वो सोक्रेटिस ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि बेटा इसलिए अच्छा है कि जिसको जो चीजें मिली है उसी में काम करे। सबके पास अगर रिंग आ जाएगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आप प्रोफेशनल एथिक्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है, पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन कैसे हो। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, केस स्टडीज ऑफ टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पैटर्न। इसमें मैं क्या करूंगा कि आपको कई सारे केस स्टडीज दूंगा। इन केस स्टडीज मतलब मैं आपको केस प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, और उसके बेसिस पे आप ये जो जितनी भी चीजें हैं ऊपर, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल सोसाइटल पर्सपेक्टिव, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इन सबको समझने की हम कोशिश करेंगे। और लास्ट के जो 2 यूनिट हैं वो आपका पूरी तरह जेंडर पे है। ठीक है, कंटेम्परेरी इशू और वो, जैसे साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, यानी हमने अपने सोसाइटी में फीमेल को इस तरह से साइकोलॉजिकली वो कर दिया है कि यू आर इंफीरियर। बट आप देखो आज की डेट में इंडिया को पहला गोल्ड जो मिला वो एक फीमेल लाके देती है। ठीक है, जेंडर बेस्ड डिवीजन मतलब ये पहले से क्लियर है कि घर में रोटी सब्जी या जो भी खाना है वो माँ ही बनाएगी, बहन ही बनाएगी सर। लेकिन फीमेल कैटेगरी में लाएगी ना, फीमेल सर, सॉरी फीमेल के कैटेगरी में ही लाएगी ना। एक सवाल है सर मेरा, इसमें भी कंफ्यूजन है एथिक्स में। हाँ, देयर इज रेयर, अभी चल रहा है मीडिया में भी बहुत आते जाता है, ये बीमारी है रेयर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA। और उसकी जो एक दवा है, इंजेक्शन जो है 16 करोड़ का जो इंजेक्शन है, जोलगेंसमा इंजेक्शन है।
तो अब बताइए सर, उसका एक इंजेक्शन का कीमत 16 करोड़ है। ठीक है सर, तो इतना ज्यादा प्राइस इंजेक्शन में क्या है? कुछ भी होगा तो कुछ भी 16 करोड़ दाम कैसे हो सकता है? तो ये जो प्राइस, हाई प्राइस है, ये क्या एथिकल है या एथिकल नहीं है? ये कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? ये एथिकल हो ही नहीं सकता। एथिक्स हमेशा इक्विटी की बात करता है, एथिक्स हमेशा एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, एथिक्स हमेशा अफोर्डेबिलिटी की बात करता है। जी सर। एथिक्स कहता है कि कितने सस्ते में उसको जैसे भी जान बचा सके। हाँ, जान बचाने का कोई फ्री होना चाहिए। लेकिन सर सवाल उठता है फिर कि अगर चूंकि ये रेयर डिजीज है, दुनिया में 40-50 लोगों को ही होता है, तो इसकी जो दवा बनेगी उसका रिसर्च कॉस्ट कैसे निकलेगा? और फिर रेयर डिजीज का दूसरा प्रोजेक्ट वो लॉन्च करेगा कि जिसमें हम रेयर डिजीज का दवा निकालें, तो वो कैसे फुलफिल होगा? फिर दूसरे रेयर डिजीज ऊपर हमने पढ़ा था कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मेजर चंक रिसर्च एंड इनोवेशन को भी जाता है। तो ये फिर हम क्या करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में है, अलग अलग कंट्रीज है, WHO है, उन सबको मिल के इस चीज पे काम करना चाहिए और फंडिंग करानी चाहिए कारपोरेट से, ताकि उसका कॉस्ट जितना मिनिमम वो रख सकें उतना। जैसे मान लिया ये इंजेक्शन अमेरिका से आता है, कौन बनाती है? नोवार्टिस बनाती है, कौन बनाती है? जो भी बनाता हो कंपनी, वो बहुत सारी दवाएं बनाती है, तो ये भी बना रही है। तो गवर्नमेंट, जैसे अब इंडिया गवर्नमेंट में कोई अब SMA से बच्चा निकल गया तो गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए। 16 करोड़ गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता है। उसीलिए कहते हैं ना, उसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट इज जस्ट अ फादर फिगर टू यू। पेरेंट्स पात्र का कांसेप्ट आता है। कंपनी को भी सपोर्ट करना है ताकि वो नई नई दवाओं की खोज कर सके। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पेरेंट्स पात्र कांसेप्ट में आता है कि जो भी कंट्री है, जो उसकी जो गवर्नमेंट है, वो आपके पेरेंट्स की तरह है। तो आपको कितने कम खर्च में दवा मिल सके, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और फिर वहीं पे आपका आएगा कंपनी एथिक्स, इंडिविजुअल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो ये सब हम समझेंगे। और बायोलॉजिकली, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो समझेंगे। और उन डिफरेंसेस को हमें कभी, जैसे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, भाई फीमेल मेल में यही अंतर है कि मेल इज XY, फीमेल इज XX। तो क्या आपके पास एक Y क्रोमोसोम की प्रेजेंस आपको राइट देता है कि आप फीमेल के ऊपर रूल करें, गवर्न करें? गलत है। फिर उसका जो जेंडर